किस्मत से मिल हम तुम चैप्टर 41 सब दिखावा है। 2 दिन बाद श्री और भाग्य का रिसेप्शन पार्टी थी। भाग्य के घर में वेडिंग प्लानर वालों ने काम शुरू कर दिया था। भाग्य जयदेव कोई छोटा मोटा नाम नहीं था और अभी उसकी शादी की खबर बाहर भी नहीं आई थी। भाग्य पूरी दुनिया के सामने श्री को अपना बताना चाहता है, इसीलिए उसने मीडिया को भी इनवाइट किया था। इस पार्टी में भाग्य के दोस्त से लेकर कॉम्पिटिटर सबको इनविटेशन गया था। श्री के लिए बेस्ट फैशन डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था। वही जूही के मामा जी के घर में पिछले 1 महीने में ये तीसरी कामवाली बाई थी जो काम छोड़कर गई थी। जूही की मम्मी पागल हो गई है क्या? ऐसे कौन काम छोड़कर चला जाता है बीच में? मैं कह रही हूँ मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली, तू बीच में काम छोड़कर जा रही है। कामवाली पाउटिंग, अरे रखो अपने पैसे, नहीं चाहिए। इंसान हूँ पर तुम तो गधों की तरह काम करवाते हो। लो बोलो भला ये भी कोई बात हुई? खुद तो भैंस जैसे शरीर लेकर पसर कर बैठी रहती है और मुझ पर हुक्म चलाती है। जूही की मम्मी, तुझे पैसे इसी बात के मिलते हैं। पाउटिंग, कामवाली, पैसे मुझे घर काम करने की मिलते थे, तुम्हारी गुलामी करने की नहीं। अब पता चला तुम कैसे श्री बिटिया को कैसे दिन रात टॉर्चर किया करती थी। जूही की मम्मी, जबान बंद कर अपनी और दफा हो जा यहाँ से, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। पाउटिंग, कामवाली, अरे जा, इंसान पैसों से नहीं अपनी नीयत से बड़ा होता है और एक गरीब का पैसा मारकर कभी किसी का भला नहीं हुआ है। और नहीं चाहिए तेरे पैसे, रखो से अपने पेट के अंदर दबाकर पाउटिंग पाउटिंग। जब मरेगी ना तो पैसा अपने साथ ऊपर ले जाना। ऐसा बोलकर वह कामवाली धन धनाते हुए चली जाती है। जूही की मम्मी गुस्से में पैर पटक के अपने कमरे में जाती है और पलंग पर धड़ाम से बैठते हुए गुस्से में उबलती है। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे श्री और भाग्य के इनविटेशन बॉक्स पर जाती है। उसको देखकर कुमुद मामी चीरते हुए कहती है, करम जली शादी करके भी हमें चैन से जीने नहीं देगी। मनहूस साया की तरह अभी यही है और पता नहीं क्या देखा है उस भाग्य ने इस मनहूस में। पूरी दुनिया में शादी करने के लिए इसे यही मिली थी। पता नहीं इस लड़की की किस्मत ज़्यादा खराब है या मेरी किस्मत। आपकी किस्मत ज़्यादा खराब है। यह आवाज़ दरवाजे की तरफ से आती है। जब कुमुद मामी देखती है तो सामने जूही होती है। कुमुद मामी खुश हो जाती है और भागकर अपनी बेटी के गले लगती है। जूही भी अपनी माँ के गले लगती है। कुमुद मामी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा तू कब आई और दामाद जी कहाँ है? जूही एक गहरी सांस छोड़ दी है और कहती है, नीचे पापा के साथ बैठे हैं। कुमुद मामी, आजा बैठ। जूही जाकर सोफे पर बैठ जाती है। कुमुद मामी जूही का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, हाय हाय कितनी कमजोर हो गई है मेरी बेटी, किया ससुराल वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते क्या? कैसे कंजूस लोग हैं, मेरी लड़की को सुखाकर काटा कर दिया। जूही ने खींचते हुए कहा, मम्मी प्लीज यह मेलोड्रामा मत करो अब, वैसे ही ससुराल वालों ने जीना हराम करके रखा हुआ है, ऊपर से आप इतना ड्रामा कर रही है। कुमुद मामी जूही के बगल में बैठते हुए, हाय हाय क्या कर दिया उन लोगों ने ऐसा? अगर उन लोगों ने तुझे बातें सुनाई है ना तो मैं तो अभी कह रही हूँ घर से अलग हो जा। विवेक एकलौता है, उसके नाम पूरी प्रॉपर्टी है, अकेली रहेगी तो राज करेगी। जूही ने चढ़ते हुए कहा, मम्मी सबसे पहले तो आप ये टीवी सीरियल वाली सास होना बंद कीजिए और मेरे ससुराल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे जिसकी वजह से मुझे अपने घर से अलग होना पड़े। प्रॉब्लम तो वह मेरी ननंद है जो मेरे सीने पर मूंग दल रही है। कुमुद मामी, विनीता। जूही एंग्री, हाँ वही चुड़ैल। कुमुद मामी, अरे वह तो कितनी प्यारी बच्ची है, उसने तो तेरी और विवेक की शादी में मदद की है। जूही चढ़ते हुए, मम्मी वह आपकी प्यारी सी बच्ची ना मेरे सीने पर आकर बैठ गई है, वो लड़की अपने पति का घर छोड़कर मायके आकर बैठ गई है। एंग्री। कुमुद मामी, फ्लश्ड। विनीता अपने पति का घर छोड़कर मायके आ गई, लेकिन क्यों? जूही एंग्री,
वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने उसे परमानेंट फिट कर लिया है घर में। कुमुद मामी एंग्री, तेरी सास पागल है क्या? घर क्यों बैठा लिया उस लड़की को? अब उस लड़की का सारा काम भी तुझसे करवाएगी, मेरी फूल सी बच्ची। ऐसा कहते हुए कुमुद मामी जूही के सर पर हाथ फेर रही थी। जूही ने कुमुद मामी का हाथ झटकते हुए कहा, मम्मी मेरे बाल मत खराब करो। और जहाँ तक बात रही काम करने की, तो काम तो कभी मैंने अपने घर पर नहीं किया, फिर वहाँ क्या ही करूँगी। स्मर्क, ये सब छोड़ो और ये बताओ परसों का क्या प्लान है? कुमुद मामी परेशान होते, कैसा प्लेन? जूही, श्री के रिसेप्शन पार्टी का। आप जाएंगी ना? क्योंकि पापा तो जा रहे हैं अपनी लाडली से मिलने। कुमुद मामी गुस्से में दोनों हाथ बांधते हुए कहती, हाँ वो क्यों नहीं जाएंगे, उनकी तो चाहती थी वो करमजली, पर मैं क्यों जाऊं वहां पर? शादी हो गई है, मरे अपनी दुनिया में। जूही अपना सर पीट लेती है और अपनी माँ से कहती है, आपने ये बाल सच में धूप में ही सफ़ेद किए हैं। इतना अच्छा मौका मिला है और आप उसे हाथ से जाने दे रही हैं। कुमुद मामी, तू कहना क्या चाहती है? जूही, मैं ये कह रही हूँ कि आपने साइज देखा है इनविटेशन कार्ड का जो श्री के घर से आया है? कुमुद मामी मुंह बनाते, हाँ देखा, इतना महंगा कार्ड, सब दिखावा है। स्मर्क, जूही, अरे मम्मी जब सोचो, जिस लड़की के घर से सिर्फ इनविटेशन कार्ड इतना महंगा आया है उसका घर कैसा होगा और उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। जिस लड़की को हमने सारी जिंदगी अपने घर में नौकरों से बदतर जिंदगी जी, अचानक से किसी महल की महारानी बनकर बैठी है। जैसी जिंदगी मुझे चाहिए थी वैसी जिंदगी उस श्री को मिली है। कुमुद मामी जूही के कहे शब्दों पर विचार करने लगी। सच में उसने अपने हाथ से बहुत बड़ा हीरा खो दिया। अब ये देखना तो बनता था कि श्री की किस्मत उसे क्या दिखाती है। च 42 भाग्य हुआ श्री से नाराज। च 42 भाग्य हुआ श्री से नाराज। सुबह का वक्त भाग्य का घर। भाग्य सो रहा था और श्री अभी अभी पूजा घर से आई थी। भाग्य के घर में कोई मंदिर नहीं था, पर श्री ने यशोदा आंटी के साथ मिलकर वहां पर मंदिर बनवाया था और वहां पर अपने दोस्त, अपने सखा, अपने मित्र कृष्ण की मूर्ति बिठाई थी। श्री अपना हर सुख दुख अपने ठाकुर जी के साथ शेयर करती थी, पर बहुत दिनों से उसका मन उदास हो रहा था। बहुत दिन हो गए थे मामा जी से बात नहीं हुई थी। पेंसिव फेस। श्री जब वापस हॉल में आती है तब देखती है कि अभी भी भाग्य के ऑफिस जाने में बहुत समय है। अपना फ़ोन लेती है और मामा जी को फ़ोन करती है। 2 रिंग के बाद फ़ोन उठता है, लेकिन सामने से श्री की मामी फ़ोन उठाती है। मामी, हाँ बोल, क्या हुआ, क्यों फ़ोन कर रही है? श्री मामी से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि सुबह सुबह उनकी जली कटी नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने मामा जी का हाल चाल तो जानना चाहा। श्री, नमस्ते मामी। मामा जी कहाँ है? मामी, वो गए हैं तुम लोगों की पार्टी के लिए गिफ्ट खरीदने। तुझे तो वहाँ जाकर भी चैन नहीं है, वहाँ पर भी हम पर बोझ बनी हुई है। तुम दोनों को गिफ्ट देने के लिए बैंक कितना बड़ा अमाउंट निकलवाया है उन्होंने। श्री हैरानी से कहती है, क्या? लेकिन मामी मैंने तो मामा जी से कुछ नहीं कहा लाने के लिए। आप दोनों का आशीर्वाद ही काफ़ी है हमारे लिए। मामी, ये तो हमारे घर इतना बड़ा इनविटेशन बॉक्स भेजने से पहले सोचना चाहिए था। अरे तेरी शादी बड़े घर में हुई है, पर हम तो वही मिडिल क्लास लोग हैं ना। जब शादी में सिर्फ इनविटेशन इतना महंगा आएगा तो ज़रा सोचो लोग कितने बड़े बड़े आएंगे। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में और तुम्हारे मामा जी एक मिठाई का डब्बा लेकर पहुंच जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? इसलिए अपनी हैसियत से बड़े ख्वाब देख रहे हैं तुम्हारे मामा जी। श्री, मामी आप मामा जी को रोकिए, उनसे कहिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है और यहाँ किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा। आप लोग तो परिवार हैं। मामी, चल झूठी पाउटिंग, अगर हम सच में तेरा परिवार होते ना, तू यहाँ भिखारियों की जिंदगी नहीं जी रहे होते। और तू भी तो शादी के बाद कितना बदल गई है, पर बदलेगी भी क्यों नहीं? इतने बड़े घर में शादी हुई है, इतना अमीर पति मिला है तुझे।
तुझ पर तो वह पैसा पानी की तरह आता होगा, पर मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तेरा पति करोड़पति है, मेरा पति नहीं। अगर पैसे के मामले में तेरे वहाँ हमारी बेइज्जती हुई तो समझ लेना सारी जिंदगी अपने मामा जी का मुंह मत देखना। श्री, मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब इसमें मेरी गलती कहाँ है? शादी तो आप ही लोगों के सामने हुई है ना? मामी एक सार्कास्टिक सी मुस्कान के साथ कहती। वही ना, जब शादी हुई थी तब तुझे होश कहा था, पर देखो होश में आते ही और पैसों की चमक देखते ही तेरी भी आंखों में चमक आ गई। वरना बिना मन के शादी के तू उसके साथ रह कैसी रही है? कहीं चली क्यों नहीं गई? अरे अब जाएगी क्यों? इतने पैसे वाला आदमी छोड़कर कोई बेवकूफ़ी जाएगा? और वह भी कैसा इंसान है? यूं ही खड़े खड़े किसी लड़की से शादी कर ली, पर ऐसा तो हो नहीं सकता उसकी जिंदगी में कभी कोई लड़की ना हो। चलो एक पल के लिए मान लिया कि सच में उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी, तो भी तू जैसी लड़की से ही क्यों शादी करेगा? शादी करनी होती तो अपने लेवल की किसी लड़की से करता, या तो तेरी कोई कमी उसके हाथ लग गई होगी या उसमें ही कोई कमी होगी। श्री की लगभग आंख भर आई थी। मामी आपको मुझे जो कहना है आप कह दीजिए, पर प्लीज आप इन्हीं कुछ मत कहिए। मामी, लो अब खरबूजे को देखकर रंग बदल रहा है। चलो छोड़ो, तेरा पति तेरा ससुराल तू जाने। तेरे मामा जी आएंगे तो कह दूंगी तेरा फोन आया था। ये कहकर मामी ने फोन रख दिया, लेकिन श्री की आंखें अभी भी लगभग भरी हुई थी। श्री अपने ही किसी सोच में घूम थी। भाग्य नीचे आता है और आवाज देते हुए, श्री नाश्ता लगा दो यार, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वह देखता है श्री सोफे के बगल में खड़ी है, पर उसके आवाज पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। भाग्य श्री के पास जाता है। उसकी आंखों में नमी देखकर भाग्य हैरान हो जाता है। वह श्री का हाथ पकड़ते हुए सोफे पर बैठाता है और कहता, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? श्री भाग्य को देखती है और कहती है, सच बताएगा आपने मुझसे शादी क्यों की? भाग्य हैरानी से श्री को देखता है और कहता है, बताया तो था, पसंद करता हूँ तुम्हें। श्री, एक मुलाकात में कोई किसी को पसंद नहीं करता। आपको मेरी कसम सच बताइएगा, क्या आपने मुझे लाचार समझकर मुझसे शादी की, या मुझ में कोई कमी है? भाग्य को श्री की गोल गोल बातें समझ में नहीं आ रही थी, पर यह बातें उसके दिमाग खराब कर रही थी। वो थोड़ा गुस्से में भड़कते हुए श्री पर कहता है, क्या बकवास कर रही हो? किसने डाली तुम्हारे दिमाग में यह फिजूल की बातें? तुमसे किसी लाचारी में शादी नहीं की, और न ही मुझे तुम्हारी किसी कमी से कोई फर्क पड़ता है। मेरे लिए बस यह जरूरी है कि तुम मेरे साथ हो, इसके अलावा मुझे किसी की परवाह नहीं है। एंग्री श्री, तो यूं ही एक पल में तो आप मुझसे शादी का फैसला नहीं लेंगे ना? भाग्य से फिर से खड़ा होता है और श्री पर गुस्सा करते हुए कहता है, सुबह सुबह कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या? एंग्री, यह क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? श्री भी आंखों में आंसू लिए उठती है और कहती है, पागल ही तो हो गई थी, तभी तो बिना सोचे समझे बिना पूरी बात जाने आपके साथ हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ गई। ये भी नहीं जानने की कोशिश की क्यों आप जैसा बड़ा आदमी मुझे ऐसी मामूली सी लड़की से शादी करेगा। श्री की बातों से भाग्य सच में फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने गुस्से में श्री से, दिमाग खराब हो गया था मेरा, इसलिए तुमसे शादी की बस खुश, और कुछ जानना है? एंग्री पाउटिंग एंग्री। भाग्य बिना आगे कोई बहस किए अपना बैग उठाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। श्री भाग्य को बस जाते हुए ही देख रही थी, तभी पीछे से यशोदा आंटी डाइनिंग टेबल पर जूस का गिलास रखते हुए कहती है, श्री भाग्य बिना नाश्ता किए चला गया। यशोदा आंटी की बात पर श्री का ध्यान गया और अब उसने सोचा कि उसकी एक बेवकूफ़ हरकत की वजह से आज भाग्य बिना कुछ खाए ही ऑफिस चला गया है। 43 भाग्य का अतीत। भाग्य श्री की बातों से दुखी होकर बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला गया था, और यह बात श्री को बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि भाग्य गुस्से में है और वह दिन में भी कुछ नहीं खाएगा। भाग्य जब श्री से बहस कर रहा था तब राहुल ऊपर से सब देख रहा था।
उसके इस तरीके से चले जाने पर राहुल को भी थोड़ी हैरानी हुई। श्री हॉल में उदास खड़ी थी। तभी राहुल उसके पास आता है और कहता है, भाभी। अपनी आंखों में आंसू लिए श्री राहुल को देखती है और कहती है, ये बिन कुछ खाए चले गए। राहुल, वजह आपने ही दी है। श्री, मैं तो बस पूछ रही थी। राहुल एक फीकी सी मुस्कान देता है और कहता है, आइए मेरे साथ, कुछ दिखाता हूँ। राहुल आगे चला जाता है। श्री कुछ सोचती है और फिर राहुल के पीछे जाती। ये मेंशन इतना बड़ा था, श्री ने आज तक पूरा मेंशन देखा भी नहीं था। राहुल श्री को मेंशन के सबसे पीछे वाले हिस्से में लेकर जाता है। वहाँ एक बंद दरवाजा था, जिस पर ताला लगा था। राहुल दरवाजे के साथ की दीवार से एक पेंटिंग के पीछे से चाबी निकालता है और वह दरवाजा खोलता है। ये देखकर श्री थोड़ी हैरान हो जाती है, पर जब राहुल अंदर चला जाता है तो श्री भी उसके पीछे अंदर जाती है। दिखने में स्टोर रूम जैसा था, पर ये तो स्टोर रूम भी नहीं था। वहाँ पर बस कुछ पुरानी चीजें रखी हुई थी और घर का कुछ पुराना सामान जो अब इस्तेमाल में नहीं आता था। राहुल वहाँ रखी एक अलमारी से कोई बैग निकालता है और उसे टेबल पर रखकर खोलता है। श्री हैरानी से राहुल को देखती है और फिर उसकी नज़र उस बैग पर जाती है तो उसकी हैरानी और बढ़ जाती है। श्री राहुल से कहती है, भैया ये क्या है? राहुल, भाग्य का अतीत। ये सुनकर श्री चौंक जाती है। राहुल उसमें से एक सर्टिफिकेट निकालता है और श्री को दिखाते हुए कहता है, यह उस अनाथ आश्रम का सर्टिफिकेट है जहां मैं और भाग्य बचपन में रहा करते थे। फिर राहुल उसमें से एक यूनिफॉर्म टाइप की शर्ट निकालता है और उसे श्री को दिखाते हुए कहता है,